अष्टम कक्षायाः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अभिनंदनम, नमो नमस्ते, अभिनंदनम, अभिवादनम अस्ति। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा प्रथम पाठम अस्माकं पर्यावरणं द्रक्ष्यामः। चलाम अध्यायां प्रति वर्गाष्टम विषयः संस्कृत। प्रथमोध्यायः अस्माकं पर्यावरणं, हमारा पर्यावरण। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी विश्व के साथ साथ, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में पर्यावरण की जो कठिनाइयां हैं, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। और इसके संरक्षण के लिए और इसके बचाव के लिए हम सभी पृथ्वीवासियों को सजग होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम सभी पृथ्वीवासियों का सजग होना अत्यंत आवश्यक हो गया है, परम आवश्यक हो गया है। हम सभी पृथ्वीवासियों को इस भूमंडल के वासियों को यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम प्रकृति की, अपने पर्यावरण का जो बचाव है वह कैसे करें। तो इसी संदर्भ में आपके पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय में कुछ बातें दी गई हैं अस्माकं पर्यावरणम चैप्टर के अंतर्गत। तो आइए हम इसके कथा को, इसकी कहानी को, इसके कंटेंट को देखें, जानें कि या भूमि ही यज्जलम यश्च वायु परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणम कथ्यते। आप लोगों ने पर्यावरण की परिभाषाएं हिंदी में, संस्कृत में, साइंस में, ज्योग्राफी में, इस प्रकार से कई विषयों में आप लोगों ने इसकी परिभाषा को देखा होगा और सुना होगा, आपने याद भी किया होगा, आपने समझा भी होगा। तो संस्कृत में भी इसकी परिभाषा, इसके बारे में जो, इसके संदर्भ में जो बातें लिखी गई कि यह या भूमि ही यज्जलम यश्च वायु परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते। जो भूमि, जो जल, वायु जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, विद्यमान है, तत्सर्वं मिलित्वा, इन सभी को मिलाकर, ये सभी मिलकर अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते, हमारा पर्यावरण कहलाता है। विज्ञानस्य विकासेन यानी उपभोग साधनानि यानी च अन्यानि अनेकानि उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपयाः अस्माभिः उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपयाः अस्माभिः उपलब्धानि तेः सर्वेः अस्माकं जीवनं सुख संपन्नं संजातम्। विज्ञान के विकास से, विज्ञानस्य विकासेन, विज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति, विज्ञान के, और विकासेन में तृतीय विभक्ति, विकास के द्वारा, यानी कि विकास से। तो विज्ञान के विकास से यानी उपभोग साधनानी, जो भी उपभोग के साधन, यानी च अन्यानि अनेकानि उपकरणानि, और भी जो अन्य साधन, और भी जो अन्य साधन, अनेक उपकरण प्रकृति की कृपा से हमारे लिए उपलब्ध है, उन सभी से हमारा जीवन सुख संपन्न हो गया है। तो विज्ञानस्य विकासेन यानी उपभोग साधनानि यानी च अन्यानि अनेकानि उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपयाः अस्माभिः उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपयाः अस्माभिः उपलब्धानि तेः सर्वेः अस्माकं जीवनं सुख संपन्नं संजातम्। विज्ञान के विकास से जो उपभोग के साधन हैं या अन्य अनेक उपकरण हैं, प्रकृति है अनुकंपया, प्रकृति के अनुकंपा से, प्रकृति के, इसमें प्रकृति है में षष्ठी विभक्ति है, प्रकृति के
अनुकंपया, प्रकृति का जो शब्द रूप है, चूंकि प्रकृति स्त्रीलिंग है तो इसका जो शब्द रूप चलता है मति पे, तो मति का षष्ठी मते है ना, तो प्रकृति का प्रकृति है, तो प्रकृति के अनुकंपया, यहाँ तृतीय विभक्ति अनुकंपा, अनुकंपा में आकार है अंत में, जिसको हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इसका शब्द रूप लता पे है ना चलता है, लता, सीता, माया, कृपा, कक्षा, ये सब शब्द रूप के आधार पर। तो अनुकंपया, अनुकंपा से यानी कि कृपा से, अस्माभि उपकरणानि, हम लोगों के द्वारा जो प्रकृति के उपकरण, अनुकंपया है ना, प्रकृति के अनुकंपा से अस्माभि उपलब्धानि, हम लोगों के द्वारा उपलब्ध किया जाता है। तेह सर्वे, उन सभी चीज़ों के माध्यम से, उन सभी चीज़ों के द्वारा अस्माकम जीवनम सुख संपन्नम संजातम, हमारा जीवन सुख और संपन्न हो जाता है। परम तस्याम, परम परमे तस्याम, परम जोड़ ए तस्याम प्रक्रियाम अस्माभिः पर्यावरणस्य महती हिंसा कृतः, है ना। सर्वे है परमे तस्याम प्रक्रियायाम अस्माभिः, लेकिन इन सभी चीज़ों की प्रक्रिया में जो हम लोग यहाँ पर नए नए साधन है ना उपभोग करने के, मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए जो नए नए उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जो नए नए उपकरण है ना, टूल्स, उपकरण का जो निर्माण करते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, जो नई नई चीज़ों को बनाते हैं इसी प्रकृति से लेकर के, इसी प्रकृति की अनुकंपा से। तो इसके चलते क्या होता है कि परम तस्याम प्रक्रियायाम, इस प्रकार के लगातार, मतलब इस प्रकार के इस प्रक्रिया से है ना, अस्माभि, हम लोगों के द्वारा पर्यावरण से महती हिंसा कृता, पर्यावरण का जो है बहुत ही नाश हो जा रहा है हम लोगों के द्वारा अस्माभि, तृतीया विभक्ति बहुवचन, हम लोगों के द्वारा प्रकृति का, पर्यावरण का अत्यंत नाश हो रहा है, अर्थात यूँ कहा जाए कि इसकी हत्या हो रही है, इसके प्रति हिंसा हो रही है। एतत् अतिरिक्तम स्व आवश्यकताः पूर्यतुम वनानाम स्थाने भवनानि यंत्रशालाः नूतनाश्च मार्गाः अस्माभिः निर्मीयन्ते। एतत् अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके भी बाद में और मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं, एतत् अतिरिक्त, इसके भी अतिरिक्त स्व आवश्यकता, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनानाम स्थाने, जंगलों की जगह पर, जंगल के स्थान पर भवनानि, बड़े बड़े भवन बन जा रहे हैं, यंत्रशाला, कारखाना बन जा रहा है, नूतनाश्च मार्गा, और नए नए रोड का, जो नए नए सड़कों का इस्तेमाल, सड़कों का जो बनना हो जाता है, अस्माभि निर्मियन्ते, हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। एतेन ग्रामाणाम अपि पर्यावरणस्य स्वाभिवता नष्टा नगराणाम तु का कथा। इससे जो है गाँव की जो स्वाभाविकता है, जिसके चलते गांव के पर्यावरण, गांव का जो परिवेश है ना, जो कहा जाता है कि अगर जीवन कहीं सचमुच में है ना दिखता है, ठीक है, वास्तविक जीवन की अगर वास्तविकता कहीं दिखती है तो वो गांवों में दिखती है। तो लेकिन इस प्रकार की जो लगातार उपकरण बनाने और मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से ही प्राप्त कर और प्रकृति पर हिंसात्मक कार्यों का क्रियान्वयन करके, है ना, जो अपने सुख सुविधा को बढ़ा रहे हैं, इससे न केवल गांव की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है गांव का, जिसको हम लोग कहते हैं पेड़ पौधे, नदी, पोखर, झरना, सरिता, फुलवाड़ी, है ना, मिट्टी की सौंधी खुशबू, है ना, फूस के घर, घास फूस, खेत खलिहान, ये सब जो गांव के जो दृश्य हैं, इसकी वास्तविकता कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है, नष्ट हो रही है। नगरानाम तु का कथा, नगरों का तो क्या कहना, नगर में तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया। मोटरयाने हैं, मोटरयानों के द्वारा, यंत्रशाला को
चह अपविष्टे विषाक्त पदार्थे भूमि जलम वायुश्च सर्वम पर्यावरण दूषितम जातम। मोटरयान के द्वारा, यंत्रशाला, कारखानों के जो अपशिष्ट पदार्थ यानी विषाक्त पदार्थ जो निकलते हैं उसके द्वारा भूमि, जल, वायु सभी चीज़ों से पर्यावरण, भूमि वो जो दूषित हो जा रहा है, वायु दूषित हो रहा है, जल दूषित हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के दूषित हो जाने से जो पर्यावरण है वो पूर्ण रूप से प्रदूषितमय हो गया है, पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जा रहा है, पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जाता है। वनानाम वृक्षाणाम च पातनेन भूमि ही प्रतिदिनम अधिकाधिकम आवरणहीना भवति। वन के और वृक्षों के लगातार कटने से जो भूमि पर जो अधिकाधिक आवरण जो है, वायुमंडल का जो आवरण है ना, भूमि प्रतिदिन आवरण से हीन हो रहा है। कहने का मतलब भूमि पर जो सुरक्षा कवच के तौर पर जो हम लोग पढ़ते हैं कि ओजोन परत है ना, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है ना, और सोखता है, और जो जितनी आवश्यकता जीवों को है उतनी रोशनी और उतना ताप प्रदान करता है। तो ये सब जो है इस सबों की हानि हो रही है, ये सब कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ना। तो आवरणहीना च भूमि पर्याप्तम जलम अवशोषितम समर्था न भवति। आवरण हो जाना, अनावरण हो जाना, यहाँ से जो वायुमंडल का जो संतुलन है वो जो गड़बड़ा जाने से, वायुमंडल के जो संतुलन है वो बिगड़ जाने से क्या हो रहा है कि भूमि पर्याप्तम जलम अवशोषितुम समर्था न भवति। भूमि जो है पर्याप्त जल को अवशोषित करने के लायक नहीं रह पाती है ना। भूमि जो है भूमि जो है पर्याप्त जल को अवशोषित करने के लिए, सोखने के समर्थ नहीं हो पाती है। एतेन हेतुना निधातो वर्तते, जिसके कारण भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत ही तप्त गर्मी पड़ती है, और एक समय से अधिक वर्षा और बाढ़ के होने से अत्यधिक हानि भी होती है। एकस्मिन् समय अतिवृष्टि तथा जल प्लावः तेन च महती हानि भवति। जिसके एक समय में क्या हो जाता है कि अतिवृष्टि हो जाता है और जल प्लाव भी हो जाता है। जल प्लाव का मतलब होता है, जल प्लाव का मतलब बाढ़ आ जाना। तो बाढ़ आने से महती हानि भवति है ना, भूमि की बहुत ही हानि होती है। परमस्मिन, और भी इसके दूसरे छोर पर है ना, परमस्मिन समय और दूसरे समय पे अनावृष्टि तथा दुर्भिक्षम अपाद्यते है ना, अनावृष्टि हो जाती है, अर्थात वृष्टि यानी कि बारिश नहीं होती है। तो तथा च दुर्भिक्षम आपद्यते, जिससे कि अकाल पड़ जाता है। बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगा, फसल नहीं उगेगा तो जो अनाज, जो सब्जियां, जो दलहन तेलहन मतलब ऑयली फूड, ऑयली करल्स, ठीक है, जो पल्सेस है, यानी कि जो हम लोग दलहन के तौर पर, तेलहन के तौर पर, अनाज के तौर पर, सब्जी के तौर पर जो भी फसल हम लोग प्राप्त करते हैं इस भूमि से, किसानों के मेहनत से है ना, तो वो हम लोगों को पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिसके चलते अकाल की स्थिति, भुखमरी की स्थिति आ सकती है, आती है। समासतः एतत् कथितुं शक्यते यत् पर्यावरणस्य एतावती हानि कृता यया आसन्ने एव भविष्यति काले शुद्धम जलम अशुद्धम, शुद्धम जलम शुद्धश्च वायुः दुर्लभो भविष्यति। समासतः, इसके समासतः संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पर्यावरण को इतनी हानि करके, संक्षेप में यह कह सकते हैं कि एतत् कथयितुं शक्यते, ऐसा कहा जा सकता है कि यत् कि पर्यावरणस्य एतावती हानि, इस प्रकार के पर्यावरण से हानि कृता होते रहने पर यया आसन्ने एवं भविष्यति काले, ऐसा हो सकता है भविष्य में कि शुद्धम जलम शुद्धश्च वायु दुर्लभो भविष्यति, शुद्ध जल और शुद्ध वायु दुर्लभ हो सकता है, नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से अगर पर्यावरण का दूषित होना अगर अनवरत जारी रहा, मनुष्यों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, जीवों के द्वारा, अपने
अपनी पूर्ति के लिए, अपने सुख सुविधाओं के वृद्धि के लिए जो प्रकृति के साथ जो अत्याचार करके उस पर अपना सुख सुविधाओं और विलासिताओं की जिंदगी को हावी कर देना, ये लगातार जो प्रकृति के प्रति जो लोगों की उदासीनता होती जा रही है, जिससे कभी अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब जान गए, जिससे कभी अनावृष्टि अर्थात बारिश नहीं होने का काल, बारिश नहीं होने का समय अगर ऐसा आ जाता है तो उससे भूखमरी फैल जाती है, उससे अकाल फैल जाता है। वहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि अतिवृष्टि हो जाती है, अर्थात अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जिससे जल प्लावन हो जाता है। जल प्लावन का मतलब कि बाढ़ आने की संभावना, बाढ़ आ जाती है, जिससे अगर उस स्थिति में भी भूमि का और खेत खलिहानों का, वृक्षों का बहुत हानि वृक्षों की बहुत हानि होती है, जिससे कि पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा समासतः एकत्र कथ्यतम, संक्षेप में अगर समासत का मतलब होता है संक्षेप में, इन नटसेल संक्षेप में अगर कहा जाए, कह सकते हैं यत पर्यावरण से एतावती हानि कृता, इस तरह से पर्यावरण का हानि करते रहे, यया आसन्ने, तो ये दिन दूर नहीं, मतलब ये बहुत ही नज़दीक समय में, बहुत ही निकट भविष्य में, आसन्ने एवं भविष्यति, निकट ही भविष्य में, काले निकट ही भविष्य काल में, भविष्य समय में, शुद्धम जलम शुद्धश्च वायु दुर्लभो भविष्यति, शुद्ध जल और शुद्ध वायु जो है वो दुर्लभ हो जाएगा, अर्थात नहीं मिल पाएगा। तो अभी भी, हालांकि हम लोग तो अभी भी समाचारों में देखते हैं कि देश के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पर शुद्ध जल वायु, शुद्ध जल नहीं मिल सकता है, नहीं मिल पाता है। लोग गड्ढे के, है ना, लोग या कहीं जमा हुआ पानी रहता है तो वो संचय कर करके उसको कई बार उबालने के बाद उसमें क्लोरीन की दवाइयाँ डालने के बाद वो पीने के लायक बना पाते हैं, तब थोड़ा सा वो जल ले पाते हैं। तो जिस राज्य में जल केवल सप्लाई के माध्यम से, केवल संचरण के माध्यम से पहुंचता है, वहाँ के लोगों से पूछे कि जल का क्या महत्व है। वैसे लोग जो जल के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, एक दिन जल जो है वो जल के अभाव के कारण उसकी ज़िंदगी, उसका जीवन जो है वो दुर्लभ हो सकता है, वो निर्जल हो सकता है, मतलब बिना किसी जल का हो सकता है। तो जो निर्जल होना, तो समझ सकते हैं कि कितने खतरे वाली बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। नूतना रोगा आक्रमिष्यन्ति तस्य मानवानाम अस्तित्वमेव संकटात्पन्नम भविष्यति, है ना। नूतन रोग, नए नए बीमारी, नए नए बीमारी जो है, नए नए रोग आक्रमश्यन्ति, आक्रमण करेंगे, तैश्च, और उससे मानवानाम अस्तित्वमेव संकटापन्नम भविष्यति, मानवों की जो अस्तित्व है, मानवों का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है, उस पर संकट हो सकता है। तरही अस्माभिः किम कर्तव्यम, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोगों को क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। पर्यावरण से सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा हम लोगों का कर्तव्य है। पर्यावरण की सुरक्षा हम लोगों को, पर्यावरण की सुरक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों को करना चाहिए। भूमे है जलस्य वायोः प्राणिनां वनस्पतिनां वनानां च सुरक्षा अस्माकं परमेव कर्तव्यम। जी हाँ, करना चाहिए। भूमि की, जल का, वायु का, प्राणियों का, वनस्पतियों का, वनों का, जंगलों का, इन सभी चीज़ों की सुरक्षा हम सबों का परम कर्तव्य है। अस्माकं परमेव कर्तव्यम, हम सबों का परम कर्तव्य है। स्वच्छस्य पर्यावरणस्य स्वस्थस्य च जीवनस्य कृते वयम यानि यावन्ति च, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं, वस्तुनि उपयोगाय प्रकृते, हम लोग जो भी प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जो भी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्राप्तुम तानि सर्वाणि प्रकृतिम प्रत्यावर्तिम तत्परा भवेत्, है ना।
उपभोगाय प्रकृति है प्राप्नुमा, हम लोग जो भी कुछ प्राप्त करते हैं, तानी सर्वाणी, उन सभी चीजों को, प्रकृति को प्रत्यावर्तितुम, उसे देने के प्रत्यावर्तितुम, उसे देने के लिए तत्परः भवेम, तत्पर होना चाहिए, है ना। जो भी वस्तु हम लोग उपभोग के लिए प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उन सभी को प्रकृति को लौटाने के लिए तत्पर होना चाहिए। तानि सर्वाणि प्रकृतिम प्रत्यावर्तितुम तत्परः भवेम, प्रत्यावर्तितुम, उसे फिर से वापस करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वनानाम उपभोगेन तेषाम याह न्यूनता अस्माभिः क्रियते ताम पुर्यतुम वयम सावधानाः सन्नद्धाश्च भवेम। वनों के उपभोग से उसमें जो कमी आती है उसे पूरा करें। वनों का उपभोग जब लोग जैसे लकड़ियां प्राप्त करते हैं, है ना, वृक्ष काट करके हम लोग जो लकड़ियां प्राप्त करते हैं, तो वृक्ष के काटने से पहले एक वृक्षारोपण हो जाना चाहिए, उसके स्थान पर वृक्षारोपण हो जाना चाहिए, ताकि वृक्ष काटने से जो पर्यावरण में, जो वायुमंडल में जो वायु के लिए, है ना, जो कमी आ सकती है, मनुष्य के जीवन के लिए जो कमी आ सकती है, ग्रीन वेजिटेशन के लिए जो कमी आ सकती है, वो पुनः वायु वृक्षारोपण के माध्यम से, एफोरेस्टेशन के प्रोजेक्ट के माध्यम से उस चीज़ की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। वनों के उपभोग से जो उनमें कमी है उसे हम पूरा करें। पुर्यतुम वयम सावधाना सन्नद्धाश्च भवेत, इसके लिए हमें सावधान और सन्नबद्ध रहना चाहिए। सन्नबद्ध का मतलब होता है एकाग्रता, ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। एतत् कृते ग्रामेषु नगरेषु च अस्माभिः आशु वर्धनशीलाः पादपाः आरोपणीयाः उपभोगाय स्वस्थाः सम्यक् दृष्टिः अस्माभिः तथा विकासितव्या यथा उपयोगिनी वस्तूनि अस्माभिः सम्यग् रूपेण उपज्वरेण एतादृशी दृष्टिः सर्वेषां कल्याणाय भविष्यति। ऐसा करने के लिए गांवों और नगरों में हमें जल्दी बढ़ने वाले पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि गांव से ज़्यादा प्रॉब्लम, गांव से ज़्यादा जो है, गांव से अधिक समस्याएं शहरों में हो रही हैं, नगरों में हो रही हैं। तो नगरों में, शहरों में त्वरित फलित होने वाले, है ना, तुरंत फल जाने वाले, तुरंत जो है विकास हो जाने वाले, तुरंत मतलब क्या उसको बोलते हैं, हरित भरित हो जाने वाले पौधे को लगाना चाहिए, है ना। उपभोग के लिए स्वस्थ और सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जितना हमें ज़रूरत हो, जितना हमें ज़रूरत हो, हम प्रकृति से उतना ही लें, है ना। ऐसा नहीं कि ज़रूरत थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है, थोड़े से लकड़ियों की थी, आपने पूरा पेड़ काट लिया, है ना। तो ये इस प्रकार से अति उपभोगिता से हम लोग बचें। अगर अति उपभोगिता से अगर हम लोग बचते हैं तो पर्यावरण के भी संरक्षण हो सकती है और मनुष्यों की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सकती है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि वृक्ष कटने के पहले एक वृक्षारोपण हो जाना चाहिए। उपभोग के लिए स्वस्थ और सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। उपभोगाय स्वस्थाः सम्यक दृष्टि अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा, तथा विकासितव्याः यथा उपयोगिनी वस्तूनि अस्माभिः सम्यक् रूपेण उपयुजरेण एतादृशी दृष्टि सर्वेषां कल्याणाय भविष्यति। और हमें विकास के लिए जैसे उपभोग और उपयोग की वस्तुएं सम्यक रूप से उपभोग करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें विकास के लिए जो सम्यक जो उपभोगिता है, कहने का मतलब कि जितनी चीज़ों की उपभोग, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, हम अपने ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार हम प्रकृति से लें, है ना। प्रकृति के साधनों का उपयोग करें, उपभोग करें,
तो ये सम्यक रूप से होनी चाहिए। ऐसे दृष्टि सभी के लिए कल्याणकारी होगी। तो इस प्रकार से हम चैप्टर में देखें कि प्रकृति की संरक्षण के लिए कितना आवश्यक है कि हम वृक्षारोपण करें, है ना। शहरों में, नगरों में जो रहने वाले लोग हैं वो शहरों और नगरों में भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। वहाँ जो है त्वरित फलित होने वाले वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गांवों की तुलना में शहरों में, नगरों में प्रदूषण जो है अत्यधिक मात्रा में होती है। तो वहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे रोपे जाए, ऐसे पेड़ पौधे का आरोपण हो, ऐसे वृक्षारोपण हो वहाँ जो त्वरित फलित हों, जो तुरंत हरित भरित हो जाए, तभी जाकर के हम लोग प्रकृति की जो बिगड़ने की स्थिति है उस पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। और जितनी आवश्यकता हमें अपने वस्तुओं के उपभोग की है उतनी ही मात्रा में हम प्रकृति से लें, और जितना लेने की कोशिश करें, जितना लें उतना वापस करने का भी जो है सम्यक रूप से दृष्टिकोण होना चाहिए। ये हमारा पर्यावरण के प्रति क्या है, परम कर्तव्य है। तो ये चैप्टर में, इस चैप्टर में, इस अध्याय में आप लोगों ने पर्यावरण के संबंधित कुछ आवश्यक बातों को जाना, पढ़ा, समझा और इसे अपने जीवन में देखिए। साहित्य जो पढ़ने का जो उद्देश्य होता है, कहीं ना कहीं हम लोग जो कविताएं पढ़ते हैं, जो गद्य पढ़ते हैं, जो कहानियाँ पढ़ते हैं, है ना, उपन्यास पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए साहित्य जो है केवल एक कहानियों और कविताओं का ही संग्रह नहीं है। साहित्य जो है सम्यक रूप से जो इस भूमंडल पर विद्यमान हैं, चाहे वो इतिहास के रूप में हो, चाहे वो हमारे जीवन के रूप में हो, चाहे वो हमारे कर्तव्य के रूप में हो, हमारे संस्कार के रूप में हो, हमारी अनुशासन के रूप में हो, हमारा अनुशासन के रूप में हो, इन सभी चीज़ों का जो समग्र अध्ययन है वो साहित्य के अंतर्गत आता है। चाहे हम इतिहास का वर्णन सुन रहे हों, चाहे हम भौगोलिक स्थिति के बारे में जान रहे हों, चाहे हम अपने पर्यावरण के बारे में जान रहे हों, चाहे हम कर्तव्य के बारे में जान रहे हों, संस्कार के बारे में जान रहे हों, यहाँ तक कि हम अपने मनोविनोद के लिए भी, हम अपने, इसको इंग्लिश में इंटरटेनमेंट कहते हैं, है ना, हेल्दी इंटरटेनमेंट, फुहरतापन नहीं, है ना, मानसिकता को विकृत कर दे, ठीक है, ऐसे उपक्रम को या ऐसे कार्य को मनोविनोद की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो चाहे वो मनोविनोद के कारण, मनोविनोद के लिए हो, चाहे वो संस्कार सीखने के लिए हो, अनुशासन के लिए हो, हमारे जीवन से संबंधित कई ऐसे उपक्रम हो, कई ऐसे उपागम हो, है ना, जिससे हम जानकर, समझकर, सीखकर एक अच्छे मार्ग की ओर हम तत्पर हो सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये संपूर्ण रूप को साहित्य कहते हैं। इसलिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी की किताबें हैं या संस्कृत की किताबें हैं तो कोई ना कोई सिर्फ कहानियाँ होंगी, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं वस्तुपरक, कहीं ना कहीं वातावरण, कहीं ना कहीं घटनाएँ, कहीं ना कहीं संस्कार, कहीं ना कहीं मर्यादाएं, इन सबको झलकाती हुई, इन सबको बताते हुए आगे बढ़ती है और मनुष्य के और लोगों के, पाठकों के मन मस्तिष्क को झकझोरने का कार्य करती है साहित्य। तो हम लोग संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर में पर्यावरण संबंधी बातों को देखा। आइए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के की ओर चलते हैं, है ना, और हम लोग इसके उत्तर के पूरे एक्सरसाइज को हम लोग समझेंगे, करेंगे साथ साथ। ओके, पुनः अभिनंदनम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अष्टम कक्षायाः प्रथम प्रश्नः पर्यावरणस्य सुरक्षायाः कृते अस्माभिः किं कर्तव्यम्। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। पर्यावरणस्य सुरक्षायाः कृते अस्माभिः पादपाः आरोपणीयाः। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोगों के द्वारा पादपाः वृक्षों का, है ना, मतलब कई वृक्षों को, है ना, बहुवचन में वृक्षों को, पौधों को आरोपणीय, पौधों को रोपना चाहिए। वयम यानी यावंती च वस्तूनि उपभोगाय प्रकृति प्राप्नुमः। हम लोग जो भी वस्तुओं को
उपभोग के लिए प्राप्त प्रकृति से किए हैं, प्रकृति से करते हैं, तानि सर्वाणि प्रकृति प्रत्यावर्तयितुम, उन सभी चीज़ों को, उन सभी को प्रकृति को पुनः लौटाने के लिए, प्रति आवर्त पुनः लौटाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है। द्वितीय प्रश्न ये है, कथम अस्माभिः उपभोग साधनानि उपलब्धानि, है ना, उपभोग के साधन हम लोगों को कैसे प्राप्त होते हैं, हम लोगों के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो विज्ञानस्य विकासेन उपभोग साधनानि अनेकानि उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपया अस्माभिः उपलब्धानि। विज्ञान के विकास से उपभोग के साधन और अनेक उपकरण आदि प्रकृति के वो अनुकंपा से, प्रकृति की कृपा से, प्रकृति के माध्यम से अस्माभिः उपलब्धानि, हम लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरणम किम कथ्यते, पर्यावरण किसे कहते हैं। या भूमि ही यज्जलम यश्च वायुः परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा पर्यावरणम कथ्यते, है ना। जो भूमि जल वायु हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, इन सबों के समन्वित रूप को पर्यावरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चतुर्थ प्रश्न अस्ति यत् ग्रामाणाम पर्यावरणस्य स्वाभाविकता कथम नष्टा। गांव में जो पर्यावरण के स्वभाव है, पर्यावरण की जो स्वाभाविकता है, ओरिजिनलिटी है ना, जेन्युइनिटी है, वो कैसे समाप्त हो जाता है। तो स्व आवश्यकता परिपूर्यतुम, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनानाम स्थाने भवनानि यंत्रशाला नूतनाश्च मार्गा, है ना, वनों के स्थान पर भवनानि, बड़े बड़े भवन, यंत्रशाला कारखाने, है ना, नूतनाश्च नए नए मार्गा, रोड बनना या सड़क बनना, अवरोध करना, अस्माभिः निर्वीयन्ते, हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। एतेन ग्रामाणाम पर्यावरण से स्वाभाविकता नष्ट, इससे ही गांव के पर्यावरण के या गांव की स्वाभाविकता जो है वो नष्ट हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 5, पर्यावरणम कथम दूषितम संजातम, पर्यावरण कैसे दूषित हो जाता है। तो मोटर याने हैं, मोटर यानों के द्वारा, यंत्रशालाम च अपविष्टे है विषाक्तम, और कारखानों के द्वारा जो विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ जो बाहर निकलता है। अब कारखाना का जो धुआं है, उससे कारखाने का या मोटर यान का जो धुआं है ना, उससे जो है वायु नष्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ को पानी में बहाया जाता है ना, उससे जल नष्ट होता है। ठीक है। तो भूमि जल वायु पर्यावरण दूषितम संजातम, भूमि ही जलम वायुश्च पर्यावरणम दूषितम संजातम, है ना। तो विषाक्त पदार्थ से, मोटरयान के धुआं से, उसकी आवाज़ से ये पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जा रहा है। ये 5 प्रश्न, अगर आपके पास बुक आ गया हो, क्योंकि किताबों की दुकान खुल गई हैं, आप अपना बुक जो है ले लें। क्लास 8 के स्टूडेंट, क्लास जो अष्टम वर्ग के जो छात्र छात्राएं, संस्कृत भारती आपके पाठ्य पुस्तक का नाम है ना, संस्कृत भारती, वो आप पुस्तक ले लें और इसमें जो है अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न शब्दार्थ जो है बुक में दिया गया है, शब्दार्थ आप बुक से याद कर लें। ठीक है। जो आपकी बुक में सॉल्व नहीं है वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। प्रश्न हो गए। अब उसके बाद जो है आइए हम चलते हैं अनुवाद पे। तो सबसे पहले है कि अधोलिखितानाम वाक्यानाम हिंद्यानुवादम कुर्तो, हिंदी में अनुवाद करना है। तो अब हम लोग अनुवाद पे चलते हैं। पुनः अभिनंदनम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। क्वेश्चन नंबर ग, अधोलिखितानाम वाक्यानाम हिंद्यानुवादम, हिंदी जोड़ अनुवादम कुरुतः, एतादृशी ही दृष्टि ही सर्वेषां कल्याणाय भविष्यति, ऐसी दृष्टि सभी के लिए कल्याणकारी होगी।
नूतनाः रोगाः आक्रमिष्यन्ति तस्यः मानवानाम् अस्तित्वमेव संकटापन्नं भविष्यति। नए रोग आक्रमण करेंगे और नए रोग आक्रमण करेंगे बहुवचन में, और उनसे और उससे और उनसे मानवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। मानवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। यह भूमि ही यज्जलम यश्च वायु परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते। जो भूमि है, जो जल है और जो वायु चारों ओर विद्यमान हैं, सभी मिलकर हमारा पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 4 वनानां वृक्षाणां च पातनेन भूमि प्रतिदिनम अधिकाधिकम आवरणहीनाः भवति। वनों और वृक्षों के कटने से भूमि प्रतिदिन अधिक से अधिक आवरणहीन हो रही है या आवरणहीन होती है, आवरणहीन हो रही है। लिखिए हो रही है। गुड। चलिए। एकस्मिन् समये अनावृष्टि च दुर्भिक्षम आपद्यते। एक समय वर्षा ना होने से अकाल पड़ जाता है। अब जो उसके बाद है क्वेश्चन घ नंबर, संस्कृतानुवादम। संस्कृत में अनुवाद करना है। हमें वस्तुओं का सम्यक उपयोग करना चाहिए। वयम वस्तुनाम, आपके बोर्ड पर है लिखे हुए, आप देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। वयम वस्तुनाम सम्यक उपयोगम कर्तव्यम। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। नंबर 2 में स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ पर्यावरणम आवश्यकम। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम। परम कर्तव्यम, यहाँ परम कर लिख, परम कर्तव्यम। हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। वयम नूतनः पादपः आरोपणीयम। और मोटरयानों के धुएं से पर्यावरण दूषित होता है। मोटरयानानां धूम्रेः पर्यावरणम दूषितम जातम। ठीक है। ये घ नंबर संस्कृत में अनुवाद करना था और हिंदी में अनुवाद करना था। ये कंप्लीट हो गया। अब 2 एक्सरसाइज और बचे हैं चैप्टर में। अब इसके बाद ये देखें, उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पे चलेंगे। ये संधि विच्छेद और शब्द विन्यास जो है आपके सामने है। सन्नद्धाय का संधि विच्छेद। सन्नद्धाः जोड़ च, सन्नद्धाश्च, यज्जलम, यत् जोड़ जलम, त में हलंत है, व्यंजन संधि। नूतनाश्च, नूतनाः जोड़ च, विसर्ग संधि। एतदतिरिक्तम, एतत् जोड़ अतिरिक्तम। शुद्धश्च, शुद्धः जोड़ च, यश्च, यह जोड़ च। उसके बाद जो 4 नंबर में आपके बुक पे जो प्रश्न है कि मूल पद लिखना है, लिंग वचन और लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। कयोः का जो मूल पद है वो है किम, ये पुल्लिंग है, और सप्तमी षष्ठी दोनों में प्रयोग होता है इसका, है ना। षष्ठी में जैसे इसका शब्द चलता है कस्य कयोः केशाम, सप्तमी में चलता है कस्मिन कयोः केशु। तो ये कयोः द्विवचन, दोनों याद कर लेना है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कोई एक ही लिखेंगे, है ना। ते है, तत् का ये पुल्लिंग है, तृतीया बहुवचन, उन लोगों के द्वारा। मोटरयाने है, मोटरयान स्त्रीलिंग, मोटरयान शब्द है नपुंसक लिंग, संस्कृत में नपुंसक लिंग है। हिंदी में जो यान है ना, मोटरयान है ना, वो जो है वो पुल्लिंग है, यान, हवाई जहाज चल रही है। मोटरयान जो है संस्कृत में नपुंसक लिंग है, तृतीया विभक्ति बहुवचन।
भूमि जो है स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन भूमि का। अनुकंपया, अनुकंपा स्त्रीलिंग है, तृतीया एक वचन अनुकंपा से। ये आपके इस तरह से सॉल्व जो है पूरा हो गया। अब जो है इसके बाद इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे ना, तो ठीक है। ओके देन, थैंक यू। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः पुनः अभिनंदनम, पुनः अभिवादनम। चलामः द्वितीयः अध्यायं प्रति। संस्कृत विषय द्वितीयोध्यायः अष्टम वर्ग। पत्रोत्तरम, पत्रोत्तम पत्र जोड़ उत्तरम, पत्रोत्तरम का अर्थ होता है पत्र का उत्तर देना। ये इसलिए लिखा गया है आपके चैप्टर में क्योंकि अभी जो वर्तमान सभ्यता है वो पत्र लेखन से बहुत दूर है। अभी जो लोग पत्र नहीं लिखते हैं, अभी की जो लेखन व्यवस्था है वो बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल बदली हुई है। और व्यक्ति जो पहले जो पत्र लिखा करते थे, जो पहले कागज़ पर जो अपनी संवेदना को, अपनी भावनाओं को उकेरा करते थे, अब उसका काफ़ी लोप हो गया है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं शॉर्ट मैसेज में। और आज के समय का जो वातावरण है वो ये नहीं है कि अब हम बैठ के पत्र पढ़ रहे हैं और उनकी भावनाओं में हम खो जा रहे हैं। ये इसका लोप हो गया है। हालांकि बहुत ही विकृति आ गई है इसका लोप होकर के, लोग संवेदनाओं और भावनाओं से दूर होता जा रहा है। ये विकृति है मानव सभ्यता की। लेकिन समय को देखते हुए, समय को लेते हुए अभी हम लोग शॉर्ट मैसेज लिख रहे हैं। तो इन विकृतियों को दूर करने का प्रयास करते हुए जो पत्र लेखन की जो सभ्यता हुआ करती थी, जो पत्र लेखन की जो बातें हुआ करती थी, इस पत्र के अध्याय से इस बात को उजागर करने की कोशिश की गई है। नए जनरेशन, नए वंशज, नए वंशों में, नए वंशजों में, है ना, इस प्रकार की भावनाओं का पुनः आरोपण किया जाने का एक सफल प्रयास है कि हम पत्र लेखन की ओर फिर से अग्रसर होने की कोशिश करें। तो लेखक इसमें दो मित्र हैं, और दो मित्र जो है आपस में एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं और दूसरा क्या है, उस पत्र का जवाब दे रहा है ना। समय को देखते हुए क्या हो जाता है कि समय जिस तरीके से आगे भागता जा रहा है, आगे भागता जा रहा है, और जिस तरीके से समय अपने सीमितता की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब लोगों के पास पहले समय, भरपूर समय था, है ना। लोग 2-2 पन्नों की चिट्ठियाँ लिखा करते थे, समय हुआ करता था। पूरे दिल की, मन की जज्बात को, मन की भावनाओं को कागज़ पर लिख डालते थे, बिल्कुल कागज़ में, शब्दों में वो पिरो देते थे। लेकिन आज का जो दौर है वो ना तो लंबे पत्र पढ़ने का दौर है ना, ना तो लंबे पत्र लिखने का दौर है। शॉर्ट मैसेजेस, SMS, MMS, है ना। आजकल तो अब वो भी बिल्कुल संवाद एक इमोजी के तौर पर हो गया है। हंसाना, लिखना है कि आप हंसते रहें तो हंसने वाला इमोजी डाल दिए, मतलब कि आप समझ जाइए कि आपको हंसना है। तो ये बहुत ही सीमितता आती जा रही है जो मानव के शैक्षणिक, बौद्धिक, मानसिक विकास में अवरुद्ध पैदा कर रही है। लोग संस्कारों से संस्कार विकृति की ओर जा रहे हैं। तो इसकी ओर एक सजगता को लेते हुए पत्र लेखन आपके चैप्टर में दिया गया है। तो इसमें 2 पत्र है, एक पत्र लिखा जा रहा है और उस पत्र को पढ़ के उसके मित्र के द्वारा उस पत्र का जवाब लिखा जा रहा है। तो देखिए क्या है कि अल्मोड़ा नगर से, सबसे पहले अल्मोड़ा नगर से लिख रहे हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ जाता है। दिनांक, ओ प्रिय मित्र मनोहर सिंह, हे मेरे प्यारे मित्र मनोहर सिंह, नमस्ते। तब पत्रम अद्य एव लब्धम आनंदः जातः, आपका पत्र आज ही प्राप्त हुआ, आनंद, प्रसन्नचित हुआ मैं, मुझे प्रसन्नता हुई। अहम नगरे शीघ्रम न आगमिष्यामि, मैं नगर में तुरंत नहीं आ पाऊँगा, मैं नगर में तुरंत नहीं आ पाऊँगा। अत्र मम बहु कर्तव्यानि सन्ति अस्ति, यहाँ मेरे बहुत सारे काम हैं जो बाकी है, यहाँ मेरे बहुत सारे काम हैं। अहम श्वः हिम पर्वतम गमिष्यामि, मैं कल हिम पर्वत की ओर जाऊँगा।
मैं कल हिमालय की ओर जाऊंगा, मैं कल हिमालय जाऊंगा। तस्य स्थानस्य नाम एव जानासि तव्य, तस्य स्थानस्य नाम त्वम जानासि एव। और वहाँ की जो स्थान के नाम है, हिम पर्वतों में जो स्थान है, जो स्थान वहाँ जो अवस्थित है, उन स्थानों के नाम तुम जानते ही हो। जानासि एव, एव का मतलब ही, त्वम का मतलब तुम, जानासि जानते हो, तुम जानते ही हो। तस्य शिखरस्य नाम धवलागिरी इति अस्ति, उसकी जो एक शिखर है, उसकी जो एक चोटी अपेक्ष है, उसका एक नाम है ना धवलागिरी भी है। तस्य स्थानस्य दृश्यम अतीव सुंदरम अस्ति, उस स्थान का जो दृश्य है, उस स्थान का जो वातावरण है ना, जो दृश्यमान होता है वो बहुत ही सुंदर है। यदि त्वम तत्र आगमिष्यसि, यदि तुम वहाँ आओगे, तर्हि वरम भविष्यति, तर्हि वरम भविष्यसि, तो मुझे बहुत ही खुशी होगा। तर्हि वरम भविष्यसि, तो मुझे बहुत ही है ना तो खुशी होगी। ठीक है। यदि तुम आगंतुम इच्छसि, यदि तुम आना चाहते हो, तरही तभी मम मातरम अपि आत्मना स आनया, है ना, मम मातरम, तब तो मेरी माता को भी अपने साथ लाना। यहाँ सब कुशल है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट लिखा हुआ है ना, मेरी माता को नहीं, आपकी माता को भी होना चाहिए, है ना। मम मातरम अपि आत्मना स आनया, मेरी माता को भी अपने साथ लाना। तब मित्रम नगेंद्र गंगवार, आपका मित्र नरेंद्र गंगवार, पत्रम प्रत्युत्तरे दिल्ली नगरात मनोहरम सिंहस्य पत्रम। अब देखिए, दिल्ली नगर से मनोहर सिंह का पत्र वापस जा रहा है, जो अभी अल्मोड़ा के में रहने वाले जो उनके मित्र थे नरेंद्र गंगवार जी ने लिखा था, वो पत्र मनोहर जी को मिला और उसका पत्रोत्तर दे रहे हैं कि दिल्ली नगरे ओ मित्र नरेंद्र गंगवार, हे मित्र नरेंद्र गंगवार, नमस्कृतम, आपको नमस्कार है। तब पत्रम प्राप्तम ममात्मने आनंदम जाता है ना, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मेरे मन में आनंद हुआ, मतलब मैं प्रसन्न चित्त हुआ। तब हिम पर्वतम गमिष्यति इति ज्ञात्वा सुखम अनुभवामि, तुम हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हो, ये सुनकर, यह जानकर, ज्ञात्वा में कत्वा पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े क्लास 7 में, यह जानकर सुखम अनुभवामि, सुखम मतलब सुख का अनुभव कर रहा हूँ। भवान मम गमनाय इच्छसि, आपने मेरे जाने की इच्छा प्रकट की है कि मैं भी अगर वहाँ चलूँ। इति प्रेम वेगेन मम नेत्रयो प्रेमाशु प्रकटिका, आपने मेरे जाने की इच्छा प्रकट की है, यह आपके प्रेम स्नेह को जानकर, है ना, मेरे आँखों से प्रेम के आंसू बह निकले। एतेषु कार्यावकाशलेषु, एतेषु कार्यावकाशलेषु तु अहम अन्यत्र भ्रमणार्थम गच्छामि। जो है यहाँ कार्यावकाश में, तो कार्यावकाश का मतलब होता है कार्य जोड़ अवकाश, कार्य से छुट्टी मिलने पर, यहाँ कार्य की छुट्टी मिलने पर, कार्य से छुट्टी मिलने पर, ड्यूटी से छुट्टी मिलने पर मैं अन्यत्र भ्रमणाय गच्छामि, मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, मैं दूसरी जगह जाऊँगा। अपितु भ्रमणाय अग्रसो अस्मि, हालांकि मैं तो जाने के लिए भी सोच रहा हूँ, है ना, भ्रमणाय अग्रसो अस्मि, जाने के लिए अग्रसर हूँ, मतलब तैयार हूँ। तब पत्र तदा प्राप्त यदा अहम इंद्रप्रस्थम प्रति परिस्थित, आपका पत्र तभी प्राप्त हुआ है जब मैं इंद्रप्रस्थ की ओर जा रहा हूँ, है ना। अद्य प्रातरेव अत्र आगतः, ये अद्य प्रातरेव, आज सुबह ही अत्र आगतः, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, है ना। अद्य अस्मिन् नगरे यत् किंचित, इस अद्य आज अस्मिन् नगरे, इस नगर में, यत् किंचित अपि द्रष्टव्यम श्वः वा परश्च, है ना, इस नगर में क्या क्या प्रसिद्ध है, क्या क्या देखने लायक है, द्रष्टव्यम श्वः वा परश्च, कल या परसों देखूंगा। अस्मात् गमिष्यामि तदा स्वमित्रस्य अशोकस्य कृते एव ऊर्णवस्त्रम क्रेतुम इच्छामि, और अस्मात् गमिष्यामि, इसके बाद यहाँ से जाऊँगा,
तदा स्वमित्र से, उसके बाद अपने मित्र अशोक के लिए, अशोकस्य कृते, अशोक के लिए एकम ऊण वस्त्रम क्रेतुम इच्छामि, एक ऊनी वस्त्र में खरीदना चाहता हूँ। ओ प्रियवरस्य, हे प्रियवर, एतद दिल्ली नगरम अतीव सुंदरम अस्ति, ये दिल्ली नगर तो बहुत ही सुंदर है। अस्य प्राचीनतमः इतिहासः एव अतीव मनोरमा अस्ति, इसके जो प्राचीनतम इतिहास है, इसके जो अत्यंत प्राचीन इतिहास है वो और भी अति मनोरम है। अद्य एव इंद्रप्रस्थम तथा कुतुब मीनार इति नामना प्रसिद्धम स्थानम मयापि दृष्टम, यहाँ जैसे इंद्रप्रस्थ और कुतुब मीनार जैसे कई प्रसिद्ध स्थान मयापि, मया जोड़ अपि, मेरे द्वारा भी दृष्टम, देखा गया। पांडवानाम समय, पांडवों के समय का, एतद एव दिल्ली, ये जो दिल्ली है, नगर इंद्रप्रस्थ इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, ये नाम प्रसिद्ध था पांडवों के समय में। दिल्ली के नगर का ही नाम जो है, दिल्ली नगर का नाम इंद्रप्रस्थ के नाम से ही प्रसिद्ध था। ईदृशस्य प्राचीनतमस्य स्थानस्य दर्शनेन मम मनः प्रसन्नः भवति, यहाँ के प्राचीन स्थानों के दर्शन से मेरे मन प्रसन्न हुए। अब ईदृश्य प्राचीनतमस्य स्थानस्य, तीनों में षष्ठी विभक्ति है क्योंकि सभी स्थान शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं। इस प्राचीन स्थान के दर्शन से, यहाँ पर हो गया तृतीय विभक्ति, दर्शन से, दर्शनेन मम मनः, मेरा मन प्रसन्न भवति, होता है। पांडव कालस्य स्मरणम, पांडव के समय का जो स्मरण है, अपि पुरुषम आनंदस्य प्राकाष्ठम नयति, है ना, पांडव के समय, पांडवों के समय का जो याद है ना, उस याद जो है वो लोगों के आनंद को और भी बढ़ा देता है, लोगों के आनंद में पराकाष्ठा ले आता है, अर्थात लोगों को आनंद की पराकाष्ठा की ओर ले जाता है, बहुत ही आनंद होता है। इदानीम अलम विस्तारेण, अब आगे विस्तार से क्या लिखूं। मम अन्यत्र पत्रम अमृतसरात प्रेषितम भविष्यति, मेरा जो अन्य पत्र है वो अमृतसर से आएगा, अमृतसर से भेजा जाएगा, है ना। इति शुभम, आपका शुभ हो, है ना। तव मित्रम, आपका मित्र मनोहर सिंह, मनोहर सिंह। ठीक है, तो अभी ये जो है प्रश्न, इसमें एक दो प्रश्न में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने उसका उत्तर नहीं लिखा है, बाकी प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ कि दिल्ली नगरम कथम प्रसिद्धम, दिल्ली नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो दिल्ली नगरम, नगरम दो बार लिखा गया है ना, एक बार मिटा दें आप। दिल्ली नगरम पौराणिक ऐतिहासिक च कालात, पौराणिकम ऐतिहासिकम च कालात प्रसिद्धेभ्य स्थानेभ्य प्रसिद्धम। दिल्ली नगर पौराणिक और ऐतिहासिक समय से ही, है ना, प्रसिद्ध स्थानों के लिए प्रसिद्ध किया गया, प्रसिद्ध है। नंबर 2 का जो प्रश्न है कि दिल्ली नगरतः वीरपाल कुत्र गमिष्यति, दिल्ली नगर से वीरपाल कहाँ जाएंगे। वीरपाल सिंह नाम दे दिया गया है, जबकि इसमें नाम मनोहर सिंह है। ठीक है, तो आप लोग आंसर मनोहर सिंह के नाम पर ही लिखें। मैं यहाँ 2 नंबर का आंसर लिख दे रहा हूँ कि दिल्ली नगरतः, दिल्ली नगरतः मनोहरः तस्य मित्रस्य कृते ओणवस्त्रम, ओण वस्त्रम, ओणवस्त्रम क्रेतुम
गमिष्यति, ये उसका उत्तर है। चूँकि इसमें क्या है कि वीरपाल सिंह लिखा गया है, वीरपाल सिंह मिसप्रिंट है, वो मनोहर सिंह होना चाहिए। तो आप मनोहर सिंह के हिसाब से उसका उत्तर देख लें कि दिल्ली नगर से मनोहर अपने मित्र के लिए ऊनी वस्त्र खरीदने के लिए जाएगा। ये प्रश्न है कि दिल्ली नगर से, है ना, मनोहर सिंह कहाँ जाएगा? तो दिल्ली नगर के से मनोहर सिंह अपने मित्र के लिए ऊनी वस्त्र खरीदने के लिए जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम पत्र से लेखक का अस्ति, पहले पत्र के लेखक कौन है? तो प्रथम पत्र से लेखक नरेंद्र गंगवार अस्ति, प्रथम पत्र के लेखक नरेंद्र गंगवार हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है नंबर 4, प्रथम पत्र से लेखक कुत्र वसति, प्रथम पत्र के लेखक कहाँ रहते हैं? तो प्रथम पत्र से लेखक अल्मोड़ा नामक स्थाने वसति, प्रथम पत्र के लेखक जो है अल्मोड़ा नाम के स्थान में रहते हैं। अब यहाँ भी जो नरेंद्र गंगवार की जगह पे अशोक गंगवार लिख दिया गया है, आप इसको सही कर लेंगे कि नरेंद्र गंगवार कस्मिन शिखरे आरोहति गमिष्यति वा, नरेंद्र गंगवार जो है किस शिखर पर आरोह होगा, ये आप यहाँ देख लें। नरेंद्र गंगवार धवलागिरी नामनी शिखरे आरोहष्यति गमिष्यति वा, ये आप नंबर 5 का आंसर यहाँ देख लेंगे। नरेंद्र गंगवार धवलागिरी नामनी शिखरे आरोहष्यति गमिष्यति वा। चलिए इसके बाद जो प्रश्न है वो है अधोलिखितानाम वाक्यानाम संस्कृतानुवादम कुरुतः, संस्कृत में अनुवाद किया है और संधि विच्छेद बनाया है। ठीक है। तो संस्कृत में अनुवाद का जो पहला प्रश्न है, पहला जो लाइन है, पंक्ति है, अल्मोड़ा नगरी अत्यंत सुंदर है। इसका जो संस्कृत में अनुवाद बनेगा अल्मोड़ा नगरम अति रमणीयम अस्ति। ठीक है। या अति सुंदरम अस्ति भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। यहाँ लोग घूमने आते हैं। अत्र जनाः भ्रमितुम आगच्छन्ति, अत्र जनाः भ्रमितुम के जगह पर भ्रमणाएं भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है ना। तो अत्र जनाः भ्रमितुम आगच्छन्ति या अत्र जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, दोनों सही है। इस शिखर का नाम धवलागिरी है। अस्य शिखर से नाम धवलागिरी अस्ति। दिल्ली पहले पांडवों की नगरी थी। प्राचीन काले दिल्ली पांडवानाम नगरम आसीत। दिल्ली जो है पहले पांडवों की नगरी थी। इसके पर्वत शिखरों पर सूर्य की किरणें चमकती है। अस्य शिखरे सूर्य से किरणाः प्रस्फुटन्ति, ये ट है। ठीक है। अस्य शिखरे सूर्य से किरणाः प्रस्फुटन्ति, किरणें चमकती हैं। आइए ग नंबर का जो प्रश्न है, ग नंबर ये आपके बुक में अंग नंबर का प्रश्न है। ये जो है घ नंबर, घ अंग चौ, घ अंग चौ। अंग नंबर का जो प्रश्न है संधि कुरुतः, संधि विच्छेद दिया हुआ है आपके बुक में, उसे संधि करना है। प्रति जो उत्तरे, प्रत्युत्तरे, मनः जो रमः, उसे वहाँ पर क्षमा छप गया है, समा नहीं रमः, मनः जो रमः मनोरमः। सर्वम जो अत्र सर्वमत्र, अग्रसर जो अस्मि अग्रसरामि, प्रातः जो एव प्रातरेव प्रातेव, और नमः जो कृतम नमस्कृतम,
ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करें। संधि आपको दी गई है, उसे अलग अलग करना, संधि विच्छेद करना है। कार्यावकाशेषु, कार्य जोड़ अवकाशेषु, कार्यावकाशेषु, कार्य जोड़ अवकाशेषु, ममात्मने, मम जोड़ आत्मने, प्रेमाश्रु, प्रेम जोड़ अश्रु, यहाँ विसर्ग है। सर्वैव लब्धम, लब्धम में कोई पद संधि नहीं है ना। लब्धम के साथ अगर कुछ और रहता, लब्धमा अस्ति, है ना, लब्धम जोड़ अस्ति, तो ये हो जाता। लब्धम में कहीं से भी संधि नहीं हो रहा है या संधि विच्छेद कहीं नहीं है। आइए सर्वैव, ये भी मिसप्रिंट है, सर्वैव लिखा हुआ, सर्वैव है ये, सर्वैव, सर्व जोड़ एव, और भ्रमणार्थम, भ्रमण जोड़ अर्थम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, इस चैप्टर में जो आपके बुक में जो दिए हुए हैं उसके बाद, ठीक है ना। आप इसे देख लें, 2 मिनट आपके पास बोर्ड पर है, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस, है ना, की ओर अग्रसर होते हैं। पुनः अभिनंदनम अष्टम वर्गस्य सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अभिवादनम। अब जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आपके जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे ग नंबर जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य बनाना है। जो वाक्य बनाना है, यहाँ जो हमने वाक्य बनाया है, ये कोई ये आपको एक हिंट्स है, आपके लिए एक फॉर्मेट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट सेम यही वाक्य बनाए। ये एक फॉर्मेट दिया गया है कि शब्दों को कैसे वाक्य में बनाना है। हालांकि आप लोग हिंदी ग्रामर में कई ऐसी चीज़ पढ़े होंगे जो वाक्य बनाए, महल, महल पुराना है ना, स्थान, यह स्थान अच्छा है ना, इस तरह से। तो ग नंबर में जो है, अब पहला पद है प्रेमाश्रु। प्रेमाश्रु का मतलब होता है प्रेम का आंसू, आँख से आंसू। अब इसमें एक फॉर्मेट दिया गया कि रामस्य कथाम श्रुत्वा मम नेत्रयोः प्रेमाश्रु प्रकटिता, प्रकटिका। तो राम की कथा सुनकर मेरे आँखों से प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, मतलब प्रेमाश्रु बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे। ये एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है कि कैसे वाक्य बनाया जाता है, कैसे वाक्य बनाना है। इस पर आप लोगों को अपने से भी प्रैक्टिस करनी है। एक हिंट्स आपके सामने दिया गया, वाक्य बनाना है। वाक्य बनाएं, ऐसा कोई निश्चित इसका उत्तर नहीं होता है ना, सबके। हाँ, लेकिन है कि जिस शब्द से मैं वाक्य बना रहा हूँ या जिस शब्द से वाक्य बनाना है ना, वो वचन, लिंग, पुरुष, है ना, लकार। संस्कृत में अगर बना रहे हैं तो लकार, लिंग, पुरुष, वचन, ये सब का विभक्ति, ये सब चीज़ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब एक वचन के प्रयोग के साथ अगर हम क्रिया बहुवचन में कर दे रहे हैं तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है ना। अब दूसरा पद है अस्मिन। तो अस्मिन समय अहम खादामी, इस समय मैं खा रहा हूँ। हिम पर्वतम, वयम हिम पर्वतम अपि प्रतिगच्छामः, हम लोग हिम पर्वत की ओर जा रहे हैं। शिखरस्य, शिखरस्य नाम धवलागिरी अस्ति, शिखर का नाम यानी चोटी का नाम धवलागिरी है। नेत्रयो, आँख से, मम नेत्रयो अश्रु आगता, मेरे आँखों में आंसू आ गई। ये 5-6 शब्द जो है वो वाक्य बनाना है। ग नंबर के बाद घ नंबर जो है, इसका घ नंबर का सॉल्यूशन जो है वो संस्कृत में अनुवाद करिए हो चुका है, इससे पहले आप लोग ने वीडियो में देखा है। अब इसके बाद संधि विच्छेद भी हो गया है और संधि करें वो भी हो गया है। अब आइए है कि अधोलिखितानाम पदानाम मूल शब्द, पद के यानी कि शब्द के मूल शब्द लिखने हैं, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया स्थानात्, स्थान इसका मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। छात्रा, छात्रा है प्रथमा विभक्ति एक वचन। तस्य, इसका मूल शब्द तत् है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तत् के बगल में यहाँ पर आप लोग पुल्लिंग लिख देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि तत् का स्त्रीलिंग तस्या हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पांडवानाम, पांडव इसका मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग हुआ है बहुवचन में। मातरम, माता इसका मूल शब्द है मातृ।
मातृ इसका मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हुआ है एक वचन में। शिखरस्य, शिखर इसका मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग हुआ है एक वचन में। ठीक है। उसके बाद जो ज नंबर का जो प्रैक्टिस है वो है धातु रूप का, है ना। ऐसा आप लोगों को मैंने क्लास 7 में कई बार प्रैक्टिस करवाए हैं। धातु रूप में देखिए इच्छसी, इस धातु है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ज्ञायसी, ज्ञा धातु है, ज्ञा का मतलब होता है जानना, ज्ञा का मतलब होता है जानना, नो नो एनीथिंग, नो समथिंग, है ना। ज्ञा लट लकार म प्रू लिखा हुआ है यहाँ पर, म प्रू का मतलब होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। शॉर्ट में लिखा गया, संकेतात्मक में संकेतात्मक में लिखा गया म प्रू। गमिष्यसि, गम धातु है, गम का मतलब जाना। लिट लगा मतलब होता है भविष्य का, लिट लगा मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है। आगमिष्यामि, आ जोड़ गम, आ यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग है, आ गम जो है, और ऐसे भी हम लोग आगम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आगम का मतलब आना। आगम लेट लगा उत्तम पुरुष, यहाँ ऊ पू लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन। अस्थि जो है अस धातु लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रपु प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। उसके बाद जो ख नंबर का जो प्रश्न है जो रह गया था, जो खाली जगहों को भरना था ख नंबर का, वो है जैसे एके कृते एकम डैश कृत्यम इच्छामि, डैश ऊर्ण वस्त्रम लिखेंगे। 2 नंबर में था कि अद्य प्रातेरे व अत्र आगतः। 3 नंबर में तरुहु शिखरस्य नाम, और 4 नंबर में तव पत्र तव तत्र प्राप्तम, अब यहाँ तत्र गलत लिख दिया गया, तव पत्र प्राप्तम ममात्मने आनंदम जाता। और 5 नंबर में है कि अपितु भ्रमणाय अग्रसरो अस्मि, है ना। और 6 नंबर का जो अंतिम प्रश्न है प्रत्यय हटाना है, प्रत्यय बताना है कि आकंतुम में तुमुन प्रत्यय है। ये क्लास 7 में आप लोगों को बताया गया था कि जिस क्रिया के अंत में तुम का ध्वनि हो, है ना, तव्यम का ध्वनि हो, तव्यत का ध्वनि हो, ये है ना। तो आगंतुम में आगम जोड़ तुमुन, द्रष्टव्यम में दृश्य जोड़ तव्यत, यहाँ चूंकि तव्यम का ये है, कर्तव्यम में क्री जोड़ तव्यत। ठीक है। तो ये आपके सामने अभी जो कुछ देर के लिए ये टोटल प्रैक्टिस रखा हुआ है, आप इसे देख लें। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर होते हैं। शब्दार्थ जितने भी हैं आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से शब्दार्थ को जरूर याद करते रहेंगे, शब्दार्थ का अभ्यास करते रहेंगे। यहाँ बोर्ड पर मैं वैसे ही अभ्यास को लिख रहा हूँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में सॉल्व नहीं है, ताकि आपको एक प्रकार का हिंट्स आपको ये मिल रहा है। जैसा कि वाक्य प्रयोग में आपको अपने से भी वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट के तौर पर लिखा है। ठीक है। बाकी आपके सामने है, आप देख लें। और अब इसके बाद देन थैंक यू। पुनः अभिनंदनम अष्टम वर्गस्य सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। तृतीयोध्यायः संस्कृत विषय वयं सर्वे मिलित्वा अस्मिन् समये तृतीयोध्यायः चतुरः वानरः अध्यायस्य शीर्षकः चतुरः वानरः। छात्राः वयं सर्वे जानीमः चतुर्वानरस्य कथा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कथा पे आते हैं, उसके बाद अभ्यास पे आएंगे कि एकस्याः नद्याः तटे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। एक नदी के किनारे, नदी में षष्ठी विभक्ति है तो एक में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, चूँकि संख्यावाची विशेषण हम लोग पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण,
असंख्यावाचक विशेषण संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। तो संज्ञा के साथ जो प्रयोग होता है तो संज्ञा में, उस संज्ञा में जिस विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना, उसके साथ जो प्रयोग होने वाले विशेषण शब्द है उसमें भी वही विशेषण का उसी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो एकस्याः नद्याः, एक नदी के किनारे पर, तटे किनारे पर एक जम्बू वृक्ष आसीत, है ना, जामुन का पेड़ था। तस्य शिखायाम एकः वानरः प्रति वसति स्म, उसके शिखा पर या उसकी टहनियों पर, उसकी शाखाओं पर, उसकी शाखा पर एक, है ना, उसके शाखा पर एक वानर रहता था। सह पक्वानी जम्बूफलानि खादति स्म, वह पके है ना जामुन के फल खाया करता था। एकदा एकः मकरः नद्याः तटम आगतः, एक बार एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आया। वानरः तस्मै मकराय पक्वानि जम्बूफलानि दत्तवान्, वानर उस मकर को, उस मगरमच्छ को पक्वानी पके जम्बू फल दिए। यहाँ तस्मै जो है उसको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, मकराय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, ठीक है। दत्तवान दिए। स मकर कानिश्चित जम्बूफलानि स्वयं खादितवान, कानिश्चित च स्व भार्यायाः कृते गृहं नीतवान, ठीक है। वह मगरमच्छ जो है कुछ पके फल स्वयं खाए, कुछ जो है अपनी पत्नी के लिए घर ले गए। तस्य भार्याः मकरम प्रति उक्तवती, उसकी जो पत्नी थी, है ना, वो मगरमच्छ से कही अहो अति मधुरानि इमानि फलानि, अरे ये फल तो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है। परम अधुना अहम जम्बू फलामि न खादस्यामि, लेकिन अब मैं जम्बू फल नहीं खाऊंगी, अब मैं जामुन के फल नहीं खाऊंगी। अहम तो तस्य वानरस्य मधुरम हृदयम भक्षिष्यामि, अहम तो तस्य वानरस्य मधुरम हृदयम भक्षिष्यामि, मैं तो अब उस वानर के मधुर हृदय का भक्षण करूंगी। स्वभार्यायाः आग्रहेण विवशो भूयः अपरस्मिन् दिने मकरः पुनः तटम आगतवान, अपनी पत्नी के बार बार आग्रह से विवश होकर अपरस्मिन अगले दिन, है ना, अगले सुबह अगले दिन मकरः मगरमच्छ पुनः फिर से तटम आगतवान, किनारे, नदी के किनारे आए। सह वानरम प्रति अकथ्यत, उसने वानर से कहा, मित्र मम भार्या त्वाम गृहे निमंत्रितवती, मेरी पत्नी तुम्हें अपने घर पे आमंत्रित की हैं, मेरी पत्नी तुम्हें अपने घर पे बुलाई हैं। आगच्छ मम पृष्ठे उपविश्य, आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ। अहम त्वाम नयामि, मैं ले चलता हूँ। वानरः तस्य पृष्ठम आरोह्य चलती, बंदर जो है उसके पीठ पर बैठकर चलने लगा। नदी मध्य आगत्य मकरः अकथ्यत, नदी के जब वो बीच में पहुंचा तो मगरमच्छ जो है उन्होंने कहा, मम भार्या तब हृदयम खादिष्यति, मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारे हृदय को खाएगी, मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारे हृदय को खाएगी। ये मगरमच्छ ने कहा बंदर से, है ना। इदम वचनम श्रुत्वा वानर चकिता अभवत, यह वचन सुनकर वानर जो है बंदर वो चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। किंचित विचार्य अवदत, कुछ सोचकर बोला, मम हृदयम तु वृक्षस्य शाखायाम अस्ति, अरे मेरा हृदय तो वृक्ष के ही शाखा पर रह गया है, वृक्ष के ही डालियों पर रह गया है ना, मेरा हृदय तो वृक्ष से ही डालियों पर रह गया है। पूर्व तत्र मानयतु, मैं पहले उसको ले आऊँ, तत्नित्वा आगच्छामि, और उसको लेकर के मैं आता हूँ, ठीक है। यदा मकरः तम तटम आनितवान, जब मगरमच्छ ने उसे किनारे लाया, है ना, नदी के किनारे लाया। त्वरितम चतुरः वानरः वृक्षस्य ऊपरी आरोहणम कृतवान, वो जो चतुर वानर था तुरंत वृक्ष के शाखा पर
चले गए। वृक्ष के शाखा, वृक्ष से ऊपरिया, और वृक्ष के ऊपर आरोहणम, स्वयं को ऊपर कर लिए चढ़ गए, है ना। तो जैसे ही मगरमच्छ उसे नदी के किनारे, उसे नदी के किनारे लाया, है ना, त्वरितम चतुर वानर, वो जो चतुर वानर जो था वो तुरंत, है ना, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। तदा वानरम मकरम अभवत, उसके बाद बंदर ने मगरमच्छ से बोला, भो गच्छ स्वभार्याये स्वकीयम हृदय देहि, जाओ जाओ अपनी पत्नी को अपना हृदय खिलाओ। तुम मैत्री योग्य नापि अस्ति, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम मित्रता के योग्य नहीं हो। अद्यनतात आवयो हो मैत्री समाप्त, और आज के दिन से ही, अद्य आज, है ना, अद्यतनात् आज के समय से ही, आज के दिन से ही, आवयो हो हम दोनों के मैत्री मित्रता समाप्त हो गई, हम दोनों की मित्रता समाप्त हो गई। मकरः निराशो भूत्वा स्वगृहं गतवान, मगरमच्छ जो है वह निराश होकर के अपने घर वापस गए। जैसा कि मैंने बताया है, ये कहानी हमने पढ़ा, चतुर तो अपनी बुद्धि का प्रयोग समय, देश, काल, स्थिति, परिस्थिति, है ना, आपके सामने जो अब उभरी हुई परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से की जानी चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन समय पर जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया वो बुद्धि सार्थक। इस कहानी के माध्यम से यही ज्ञात होता है कि जिस प्रकार से बंदर को नदी के बीचों बीच ले आने के बाद मगरमच्छ ने अपने रहस्य का पर्दाफाश किया कि वो उसे क्यों ले जा रहा है, वहाँ बंदर घबराया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला, धैर्यवान हुआ और अपने बुद्धि का प्रयोग किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है छात्रों कि हमें अपने बुद्धि का प्रयोग ससमय, समय के अनुरूप, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति, देश काल के अनुरूप करना चाहिए, तभी वो सफलीभूत भी होता है, तभी वो जो बुद्धि है वो सफलीभूत होती है और उस बुद्धि के प्रयोग से हमारा कार्य सफल होता है। अगर वो बंदर जो है घबरा जाता, डर जाता, तो क्या हो जाता, मगरमच्छ अपना बल का प्रयोग करता, हो सकता था बल का प्रयोग करता, उसे पलट के नदी में गिरा देता, है ना, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गया है, बंदर आश्चर्यचकित हो गया है, बंदर थोड़ा डर गया था, बंदर थोड़ा चकित हो गया था, इसका भाव मगरमच्छ पर आने नहीं दिया और तुरंत अपने आप को संभाला और अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग किया। तो आइए अब इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसके एक्सरसाइज की ओर। तो जैसा कि शब्दार्थ है, शब्दार्थ के लिए मैंने कहा है छात्रों, शब्दार्थ आप बुक से याद करेंगे, शब्दार्थ आप बुक से पढ़ेंगे। उसके बाद चलिए जो कुछ चैप्टर है यहाँ पे, अब पहला है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखिता। जो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हैं वो संस्कृत में लिखना है। पहला प्रश्न ये है कि वानरः कुत्र वसति स्म, तो वानरः नद्याः तटे है जम्बू वृक्षे है वसति स्म। वानर जो है नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहता था। मकरः जम्बू फलानी कस्य दत्तवान, वो जो मकर जो है वो जम्बू फल किसको देता था, तो मकरः जम्बू फलानी स्वपत्ने दत्तवान, पत्नी में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि दा धातु के योग में, दा धातु का जब प्रयोग करेंगे, देना शब्द का जब प्रयोग होगा तो संस्कृत में जिसे दिया जाए, है ना, ऐसा बोध होने पर जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो यहाँ वो पत्नी को दे रहा है जम्बू फलानी, है ना, जम्बू फल, तो पत्नी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, पत्न्य है, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है मकर से पत्नी, मकर से पत्नी मकरम किम उक्तवती, मकर की पत्नी जो है मगरमच्छ को क्या कही। तो उसका ये जो क्या कही, ये जो कथन है, हम लोग संस्कृत में कोशिश करेंगे, संस्कृत में भी कथन को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने का, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने का, यानी कि अप्रत्यक्ष कथन में लिखने का। जैसे सपोज कीजिए कि रमेश ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, है ना, रमेश ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये रमेश का कथन है, मैं नहीं जाऊंगा। अब इसको कोई थर्ड पर्सन कैसे लिखेगा,
इसको ये लिख सकता है कि रमेश ने कहा कि वो नहीं जाएगा। ये हो गया कोई थर्ड पर्सन, कोई अप्रत्यक्ष रूप से रमेश के कथन को व्याख्यात्मक रूप में लिखा, रमेश के कथन को स्पष्ट किया कि रमेश ने कहा कि वो नहीं जाएगा। तो ठीक हम लोगों ने भी इस प्रकार से कोशिश किया है, हम लोग भी इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि मकर की पत्नी, मगरमच्छ की पत्नी मगर से कही, क्या कही? उक्तवती कही, यत की सा मतलब वह मतलब कौन? मगरमच्छ की पत्नी। सा जम्बू फलानी न, जम्बू फलानी नहीं, वानरस्य मधुरम हृदयम भक्षिष्यति। अब ये यहाँ पर जो बुक में है भक्षिष्यामि लिखा हुआ, चूँकि वहाँ अहम है, अहम उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष के साथ इष्यामि का प्रयोग होगा। यहाँ पर सा है वो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष के साथ इष्यति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा करता वैसी क्रिया। तो सा जम्बू फलानी न वानरस्य मधुरम, जम्बू फलानी न वानरस्य मधुरम हृदयम भक्षिष्यति। वो अब अंगूर के, वो अब जो है जामुन के फल नहीं खाएगी, वो वानर के मधुर हृदय को भक्षण करेगी। ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी मध्य आगत्य मकरः किम अकथ्यत। नदी मध्य का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। ये नदी मध्य आगत्य मकर अकथ्यत, नदी के बीच में आकर, यहाँ भी हमने कथ्यत जो है क्रिया, उसके लिए के बाद जो कथन लिखा गया, जो मकर के कथन हैं, जो मगरमच्छ के कथन है, उसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की कोशिश की गई है। इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि अप्रत्यक्ष कथन में लिखने की कोशिश की गई है। आप इसे देखें कि नदी मध्य आगत्य मकर अकथ्यत, नदी के बीच में आकर मगरमच्छ ने कहा, यत की तस्य भार्या, तस्य भार्या उसकी पत्नी, उसकी पत्नी मतलब किसकी पत्नी? मगरमच्छ की पत्नी, है ना। तस्य, तस्य मतलब उसका, उसका मतलब किसका? तो ये बानर का, हृदयम खादिष्यति, हृदय खाएगी, उसकी पत्नी बंदर का हृदय खाएगी। बंदर का को भी यहाँ पर उसको सर्वनाम का प्रयोग किया, वहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया, तस्य, है ना। इस तरह से आप लोग भी प्रयास करेंगे कि अप्रत्यक्ष कथन में उत्तर लिखा जाए। ठीक है। नंबर 5, नदी मध्ये मकरस्य वार्ताम श्रुत्वा वानरः किम करोति। नदी के मध्य में मकर की वार्ता सुनकर, वार्ताम श्रुत्वा, वार्ता को सुनकर, बातचीत को सुनकर, है ना, बंदर ने क्या किया? तो नदी मध्य मकरस्य वार्ताम श्रुत्वा, नदी के बीच में आके जब मगरमच्छ की बातें सुनी तो बंदर ने क्या किया? स्वजीवन से रक्षणाय, अपने जीवन की रक्षा के लिए उपायम विचार्यत, उपाय को विचारित किया। अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय विचार, है ना, उपाय का विचरण किया, उपाय को सोचा। ठीक है, ये जो हो गया। उसके बाद जो ख नंबर का है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इस जगह देखें, ख नंबर, है ना। मैंने सिर्फ शब्द लिख दिया है कि कौन से शब्द यहाँ पे है ना। मैंने सिर्फ शब्द लिख दिया कि कौन से शब्द भरे जाएंगे। जैसे पहले नंबर में तस्य डैश एकः वानरः वसति स्म, तो तस्य शिखायाम, या तस्य में ये जो है तस्य वृक्षे होगा, यहाँ पर वृक्षे जो है, नहीं तस्य शिखायाम, उसके सही है, तस्य शिखायाम, उसके टहनियों पर, उसके शाखाओं पर बंदर रहा करता था। नंबर 2 मकराय और जम्बू फलानी, इसमें 2 खाली जगह है। जैसे वानरः तस्मय, वानरः तस्मय मकराय पक्वानी जम्बू फलानी दत्तवान, बंदर जो है उस मगरमच्छ को पके हुए फल देता था। चलिए नंबर 3 में मम भार्या त्वाम गृहे, मेरी पत्नी तुम्हें घर पर निमंत्रितवती, निमंत्रण की है, बुलाई है ना। चलिए नंबर 4 मम हृदयम वृक्षस्य, मेरा जो हृदय है वो वृक्ष के शाखायाम, वृक्ष के शाखा पर ही रखा हुआ है। अच्छा नंबर 5 में मकरः डैश भूत्वा स्वगृहम गतवान, मकरः निराशः भूत्वा, मगरमच्छ जो है निराश होकर के अपने घर वापस गया था। ठीक है,
इसके बाद जो प्रश्न है आपके बुक में वो है मल्टीपर्पज आंसर, है ना। उचित उत्तरे सही इति चिन्हम नियोजत, है ना। सही उत्तर में टिक लगाना है। एमसीक्यूज को आप लोग कहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन, है ना। अब जिसमें 3 प्रश्न है, मैं यूं ही वोकली बोल दे रहा हूँ, ठीक है। वानरः कस्मै जम्बू फलानि यच्छति, बंदर किसको जम्बू फल, बंदर किसको जामुन का फल देता था, भल्लुकाय, मकराय या सिंहाय। आपके उत्तर होंगे मकराय, क्योंकि वो मगरमच्छ को फल देता था। यहाँ भल्लुकाय यानी कि भालू को, और सिंहाय मतलब सिंह को, ये गलत उत्तर है। मकराय आपका सही उत्तर है, ठीक है। नंबर 2 प्रश्न में आते हैं। वानरः आसीत्, बंदर था। वानरः आसीत्, बंदर था, कैसा था? चतुरः, मूर्खः, विश्वासघातकः। चतुर था या मूर्ख था या विश्वासघाती था, क्या था? तो ये चतुर था, है ना। वानर चतुर था, ठीक है। तो चतुर का उत्तर आपका सही है, यानी कि नंबर 1 का उत्तर सही है। 3 नंबर का प्रश्न है कि नद्याः तटे कस्य वृक्ष आसीत्, है ना। नदी के किनारे किसका वृक्ष था? आम्रस्य, आम का, कदली फलस्य, केला का, या जम्बू फलस्य या जम्बू वृक्ष, जामुन का पेड़ था। किसका पेड़ था? जामुन का पेड़ था। तो ये जम्बू वृक्ष आपका उत्तर सही है। नंबर घ में जो प्रश्न है आपके, है ना, अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं, गलत वाक्य लिखे गए हैं। आपको इसका उत्तर सही वाक्य बना के देना है, सही करना है ऐसा आपको। पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है अहम त्वाम तत्र नयति। यहाँ अहम के साथ नयति का प्रयोग तो होना ही नहीं है। अहम के साथ नयामी, आमी, आव, आम। अहम, आवाम, व्यम के साथ होता है आमी, आव, आम। तो ये सही करके यहाँ पर लिखा गया वाक्यानि शुद्धानि कुरुता, ये लिखा गया नंबर 1 में अहम त्वाम तत्र नयामी। नंबर 2 का इसमें सेंटेंस है कि मकरम वानराय पृष्ठे उपवेशयति। मकरः वानराय नहीं यहाँ पर होगा, मकरः वानरस्य। मकरः जो हाँ, ये उल्टा पुल्टा है ना। वानराय गलत हो गया। वानराय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, वो प्रथमा विभक्ति में होगा, क्योंकि बंदर बैठने का काम क्या है। मगर जो यहाँ पर नहीं होगा द्वितीय विभक्ति में, मकर यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में होगा, या सॉरी षष्ठी विभक्ति में होगा। तो अब इसको सही किया गया यहाँ पे कि मकरस्य पृष्ठे, मगरमच्छ के पीठ पर, वानरः उपवेशति, बंदर बैठा, ठीक है, ये सही कर दिया गया। अब है कि एकस्याः नद्याः तटे एका वाटिका अस्ति, है ना। नदी के किनारे कोई वाटिका थी नहीं, नदी के किनारे तो वृक्ष था। तो ये सेंटेंस पूरा गलत है, तो इसको सही किया गया। एकस्याः नद्याः तटे एकः जम्बू वृक्ष आसीत्। क्लियर है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ, आप इसे देखें, प्रैक्टिस समझें। भल्लुकस्य कृते पक्वम फलानि सन्ति। भालू के लिए ये फल, भालू के लिए ये पका पका फल है। तो भालू के लिए वो फल नहीं था, वो फल किसके लिए था? मगरमच्छ के लिए था। वो चूंकि मगरमच्छ को देता था, तो मकराय, भालू के जगह भल्लुकस्य नहीं होगा, मकराय होगा। मकराय कृते पक्वम फलानि सन्ति, ठीक है, पक्वम आंसर है ये। उसके बाद है तस्य भार्या मकरम प्रति उक्तवान। तस्य भार्या नहीं, तस्याः भार्या, उनकी पत्नी, स्त्रीलिंग होगा। भार्या स्त्रीलिंग है तो तस्या भी स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर यह तस्या भार्या गलत नहीं होगा,
यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये तस्य भार्या यहाँ पर सही है, उसकी पत्नी ने मखण प्रति, ये उक्तवान यहाँ पुल्लिंग में है, भार्या ने कहा है, पत्नी ने कहा, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, ये हो जाएगा उक्तवती, ये सही उत्तर हो गया अब। ठीक है, तस्य भार्या मकरम प्रति उक्तवती, ये सही हो गया, है ना। अब जो है अंग नंबर में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ हमने इस जगह पर लिखा अंग में पर्याय पदानी, एक ही चीज़ है, पर्यायवाची पद या पर्याय पदानी पद, है ना। तो चलिए अब है पहला पर्यायवाची शब्द या पर्याय पदानी, है ना। पहला भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया पत्नी, दारा, अर्धांगिनी, ये पर्यायवाची शब्द है, पत्नी, दारा, अर्धांगिनी। वृक्ष तरु पादप वीटप, तरु पादप वीटप, वानर का कपि, मर्कट, कपिश, गृहम का आवास, निकेतनम और निलय, है ना। नदी का सरिता, तटिनी और आपगा। ये आपका चैप्टर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके शब्दार्थ को, बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं आप इससे हिंट्स ले लें, इससे हेल्प ले लें, है ना, और अपने कार्य को पूर्ण करें। फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। फेयर कॉपी जो है संस्कृत के जो नोटबुक है वो बनना आवश्यक है ना। स्कूल खुलने के बाद आप जब भी स्कूल आएंगे फेयर कॉपी आपका कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, फेयर कॉपी आपका कंप्लीट रहना चाहिए। तो अभी अभी है ना, ये तीसरा चैप्टर आपका तृतीय अध्याय अथ संस्कृत विषय, है ना, अष्टम वर्गस्य संस्कृत विषय संस्कृत पुस्तिकायाः तृतीयोध्याय समाप्तः।